दोस्तों नमस्कार। आज की डीएनएम चर्चा में आपका स्वागत है। डीएनएम चर्चा में आज हम बात करेंगे एक बार फिर बिहार चुनाव की। बिहार में पहले चरण का मतदान कल कंप्लीट हो गया और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। बिहार पर सबकी नजर है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों की तो नजर है ही है। पूरे देश की पब्लिक की भी नजर है कि क्या बिहार में होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां के लोग पूरे देश में पाए जाते हैं और छोटी मोटी तादाद में नहीं, बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। बिहार में बेरोजगारी इस समय आज की तारीख में सबसे निचली दर पर चल रही है, मतलब 10% पर आकर के हो गई है। और बिहार में जो 6 तारीख की वोटिंग हुई है, उस वोटिंग का जो रिजल्ट आया है, डेटा आया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मतलब करीब 7% से ज्यादा वोट पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बढ़ गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो वोटिंग बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये सत्ता के बदलाव की आहट है या फिर सत्ता की पुनर्वापसी की आहट है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में एक खास बात रही है। 5% से ज्यादा वोट बढ़ा है या घटा है तो सत्ता गई जरूर है। वैसे जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो करीब 16% वोट जो है डिक्रीज किया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे वोटिंग के बाद कि क्या होने वाला है। लेकिन 16% का जो वोट डिक्रीज हुआ, उससे लालू राज बाहर हो गया और सत्ता में आए नीतीश कुमार। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठतम, हमसे तो दोनों वरिष्ठ हैं, इस नाते वरिष्ठतम कहूंगा, पत्रकार हैं। बड़े ओंकारेश्वर पांडे जी कई जगह एडिटर रहे हैं, सहारा में भी एडिटर रहे हैं, ग्रुप एडिटर रहे हैं, आपका स्वागत है। और सुनील शुक्ला जी तो जाने माने पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। दूरदर्शन में रहे हैं, कई जगह रहे हैं। हम सबसे पहले, चूंकि ओंकारेश्वर पांडे जी आप बिहार से आते हैं, तो मैं आपसे यह सवाल लूंगा कि आखिर जो कल वोटिंग हुई है जिसमें 7% का इंक्रीज है वोट में, इसको लेकर के आपके पास क्या रिपोर्ट है कि क्या हो सकता है? देखिए देवकी जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये जो वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज का है, जी ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी। उससे भी आगे बल्कि रिकॉर्ड 25 साल बना के रहा है। सर मैं यहाँ रोक बता दूं, ये पूरे आजादी के बाद अब तक इतनी वोटिंग हुई नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी वो 95 या उसके बाद 2000 में हुई थी, जब से 2000 में 61% सबसे से ज्यादा लेके 62% 60% हुई थी। 62% से थोड़ा सा ऊपर हम्म। उसमें 2000 में आया था। 2005 से, जैसे आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज सडनली गिरा था और हाँ सरकार जो है वो बदली थी। जी। तो ये उसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है कि सिर्फ वोटिंग परसेंटेज नहीं गिरा था, उस हम्म। समय बैलेट से ईवीएम पे भी शिफ्ट हुआ था। इससे पहले बैलेट तक जो है 62% वोटिंग हुई थी। जैसे ही ये ईवीएम शुरू हुआ तो सडनली ये ग्राफ गिरा है। और उसके बाद देखेंगे कि ये समूचा जो है 2004 से लेके अभी तक तो एनडीए सरकार ही है वहां पर। हम्म। और बीच में काफी गिर गया था, मतलब 45-46% तक आ गया था। अब वापस ये मैसिव जिसको कहते हैं हिस्टोरिक, वो आया है। अब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि साहब गिरा तो भी एनडीए सरकार बनी, बढ़ा तो भी एनडीए सरकार बनी। इस बार का जो पिक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और वो जी। सिर्फ आप वोटिंग परसेंटेज में नहीं देखते हैं, वो आप ग्राउंड सिचुएशन में भी देखते हैं कि ओवरऑल हर आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, विजुअल्स क्या आ रहे हैं, उसके आधार पर तो वो देखेंगे कि मैसिव रूप से एक बदलाव की बयार चल रही है, हवा चल रही है, तूफान चल रहा है एक तरह से।
जो तेजस्वी की सभाओं में दिखाई देता है। और जाहिर है तेजस्वी की सभाएं उस तरह की पॉलिटिकल सभाएं नहीं है कि जहां लोगों को कह दिया गया स्कूलों से, कॉलेजों से और यहाँ से, और उसको बसों में भर के लाओ और ये करो। वो रैलियां डिफरेंट होती हैं जो दिखाई दे जाती हैं, जो मैनेज्ड रैलियां होती हैं। और ये जो स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं कि लोग उठ के आ रहे हैं और उसमें जो क्राउड का जो वो होता है, जो वार्मनेस होता है, वो भी उसमें नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैसिव वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, ये अलार्म है, ये चेंज के लिए है। अब एक फैक्टर और भी है, इसको एक्सप्लेन करने वाले उसको उस तरह भी कर सकते हैं और उसको भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या इसमें 10,000 का भी रोल है, जो 10-10 हजार रुपए अनाउंस किए गए, उसके बाद चुनाव के बीच में भी अनाउंस किए गए कि हमने फर्स्ट फेज इतना दे दिया है और इतना डाल देंगे और इसके बाद इतना कर देंगे। क्यों महिलाओं का जो टर्नआउट है वो उसमें इस बात का भी संकेत है। लेकिन वो महिलाएं किसको वोट दे रही हैं ये भी महत्वपूर्ण है। वो निकल के आई हैं, वो अब इसके दो दावेदार हैं, ये 10,000 के। बड़ा दावेदार प्रधानमंत्री स्वयं है कि हमने दिया है, और जो उसके सॉलिड दावेदार जो जमीन पर बैठे हैं वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के प्रति लोगों की आस्था है, इसलिए भी आस्था है कि उन्होंने 2-3 कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाए विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको देने के लिए। एक तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग मान ली कि भाई चलो बिहार में शराबबंदी कर दें। ये ठीक है कि शराबबंदी कितनी इफेक्टिव होती है, उसमें कितना होता है या नहीं होता है, और उससे कालाबाजारी बढ़ जाती है, ये अलग तर्क है। लेकिन महिलाओं का एक बड़ा तबका ये मानता है कि इन्होंने शराबबंदी की तो बहुत सारे गरीब घरों में फायदा हुआ। एक दूसरा, सबसे पहले उन्होंने पंचायतों में 50% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था, और ये पता चला कि 50% से ज्यादा महिलाएं चुन के आने लगी। जी, ये एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा, अब जो उन्होंने ये किया है, इससे पहले भी जो आशा बहनें या और जो तमाम अलग अलग वो हैं, उनको उन्होंने उसमें कैटर करने की कोशिश की थी। तो ये महिलाएं जिन जो हो रही हैं इससे 10,000 से, वो नीतीश को पहले वोट करेंगी या मोदी को वोट करेंगी, इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और एक बड़े तबके का मानना है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार को जानती हैं, तीर छाप के लिए जानती, वो एनडीए को तीर समझती हैं, वो दोनों को। एनडी, उसमें बिल्कुल। कुछ होंगे जो मोदी को कमल छाप को दे सकती हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन यूथ फैक्टर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर ईवीएम और बाकी सारी चीजें, क्योंकि बड़े डाउट उठे हैं। देवकी जी, इस बार के चुनाव में भी ऐसे तमाम विजुअल्स आए हैं जहां लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई साहब हमारा वोट था, पिछले चुनाव में वोट दिया हमने, इस बार मेरा कट गया है। महिलाएं खड़ी हैं कि मेरा वोट था और कट गया है। 65 लाख लोगों के नाम काटने का यह तो अब इससे किसी से छुपा नहीं है। और उसमें असली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये टोटल एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अचानक आपके दिमाग में क्यों आया भाई? सडनली आपने क्यों कहा कि आप एसआईआर करने जा रहे हैं? आप साल भर पहले भी इस काम को कर सकते थे। चुनाव आयोग का गठन तो अभी नहीं हुआ है ना, 3 महीने 2 महीने पहले। आपको 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया कि करना चाहिए? 2024 के इलेक्शन के पहले क्यों नहीं आया आपको? पार्लियामेंट्री इलेक्शन प्रधानमंत्री चुन रहा है, प्रधानमंत्री चुनने से पहले आपको ध्यान नहीं आया? और आपने कारण क्या बताया? आपने कहा बड़े पैमाने पे घुसपैठिए हैं, इसलिए उसको क्लीन करना पड़ेगा, हम लोग घुसपैठियों को इजाजत नहीं दे सकते, और तमाम नेताओं ने इस बात को दोहराया। तो सवाल ये है कि एसआईआर पूरा होने के बाद आपने कितने घुसपैठिए निकाले? एक घुसपैठिया आप जो नहीं मिला। आंकड़े दे रहे हैं उसमें एक सिंगल घुसपैठिए का नाम नहीं है। 20 साल में आपकी सरकार है, 19 साल 18 साल एनडीए की ज्वाइंट सरकार बीजेपी है, उसमें कितने आपने निकाले? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इनका घुसपैठियों का गंगा में जाके डूब गया है। लोगों को सच्चाई मालूम हो गई है कि भाई साहब घुसपैठिया के नाम पे सिर्फ ये वोट बटोरते हैं, कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है। और अगर पूरे तौर पे देखेंगे, सिर्फ बिहार नहीं, असम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, तो आप देखेंगे कि इनकी सरकारों में रिकॉर्ड बहुत मामूली है, नेग्लिजिबल है। और उल्टा वेस्ट बंगाल सरकार ने बहुत ज्यादा घुसपैठिए निकाले हैं, 3 से 4 हजार। अगर पीछे चले जाएं तो मनमोहन सरकार ने ज्यादा घुसपैठिए निकाले हैं। इन्होंने बमुश्किल और एनआरसी तक फेल कर दिया है वहां पे।
तो ये एक बड़ा मुद्दा फेल हुआ। लेकिन ये तय हो गया कि ये एसआईआर घुसपैठियां निकालने के लिए नहीं, आप जो है वोट मैनेज करने के लिए कर रहे थे। और वही वोट चोरी का आरोप वोट जनाधिकार यात्रा के थ्रू राहुल गांधी ने लगाया है, जिसको उन्होंने रिपीट किया है अपने हाइड्रोजन बम में। लोगों को इस पे भरोसा हो चुका है कि एटम बम से लेके हाइड्रोजन बम तक जो आंकड़े, जो फैक्ट्स रखे गए, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, इधर उधर का जवाब दे रही है। एक दो जवाब की बानगी सुनिए। जब उनसे कहा गया कि 10 लाख मतदान केंद्रों का वीडियो फुटेज जारी करिए, तो कह रहे नहीं, 272 साल आपको देखने में लग जाएंगे। राजीव कुमार ने इससे पहले, मैं जो कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सब गूगल पे जी जी अवेलेबल है, जी बिल्कुल। 600 साल लग जाएंगे। आज के क्वांटम चिप के युग में, जबकि हर व्यक्ति अपने पेटीएम से लेके तमाम चीजें क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ यूज करता है, आप कहते हैं 272 साल लग जाएंगे। आप डाटा दे दीजिए ना, उनको 200 साल लगे या 2 मिनट लगे या 2 घंटे लगे, 272 घंटे लगे, ये तो उनका हेडेक है। आप ये डाटा क्यों उनका छुपा हेडेक रहे है। हैं? मैं तो मैं इस आपके पर पास जो मैं जी आगे इस मुद्दे पर लौटूंगा। मैं सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, ये जो कल का डेटा आया है जिसमें करीब 7% से ज्यादा का इंक्रीज है, ये क्या दर्शाता है? क्या बिहार में क्या होने वाला है? आपको क्या नजर आ रहा है? धन्यवाद एकदन जी। 7% का नहीं, लगभग 8.5% की इंक्रीज है। हाँ। और विधानसभा के चुनाव में अगर आप उसका डेटा देखिए तो सर्वाधिक मतदान हुआ था आजाद हिंदुस्तान में, बिहार के इतिहास में 1990 में। जी, करेक्ट। लगभग 61% मतदान हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई। हम्म। लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बन गए। हम्म। 1995 में यह ट्रेंड बना रहा, हम्म। 62% प्लस मतदान हुआ, हम्म। लालू प्रसाद की सत्ता बनी रही। हम्म। 2000 में भी यही ट्रेंड रहा, हम्म। 62% के आसपास मतदान हुआ, हाँ, लालू आरजेडी बनी प्रसाद की रही। सत्ता बनी रही। देखिए, दोनों चीजें होती है। अगर आपने 2000 का चुनाव देखा होगा, आपकी स्मृतियों में होगा वो, तो लग रहा था कि सरकार जा रही है, हम्म। क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था। लेकिन 1995 के चुनाव में लालू के समर्थक सड़क पर थे, हम्म। चाहे पटना में, चाहे सारण में, कहीं भी आप देख लेते तो वो उनके समर्थक एकदम सड़क पर तो बहुत बुलंदी के साथ तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया भागीदार थे। मतदान हुआ, उन्होंने सत्ता 1990 में उन्होंने सत्ता बदली और 1995 में शोर शराबे के साथ सत्ता को बहाल रखा। फिर कम मतदान हुआ 2005 में, 45% 46% के आसपास का मतदान है, और लालू प्रसाद जी की सत्ता चली गई, हंग असेंबली आई पहली बार। फिर बाई इलेक्शन हुआ, फिर उतना ही मतदान हुआ, और उसके बाद लालू प्रसाद की सत्ता चली गई और नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। लेकिन फिर अगर आप याद कीजिए 2010 का चुनाव, सड़क पर घूमते हुए आप कह सकते थे कि नीतीश कुमार की सरकार रुक रही है, बिहार की जनता उनकी सत्ता को बरकरार रखेगी। लोग एकदम, महिलाएं हो, छात्र हो, लड़कियां हो, किसी वर्ग समुदाय के लोग हो, वो सत्ता को बनाए रखना चाहते थे, और उन्होंने जम के मतदान किया और सत्ता को बहाल रखा। आज जो चुनाव 8%, 8.5% के जो मतदान में वृद्धि हुई है, इसकी व्याख्या केवल मतदान वृद्धि के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, इतना सरलीकरण नहीं। अगर आप याद कीजिए 75%, 77% मतदान होता है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी सरकार में रहती है, लगातार 3 चुनाव देख लीजिए आप, कभी भी 70% से नीचे मतदान नहीं हुआ है जब ममता बनर्जी सरकार में रही है। पूरे देश में, मैं सुनील शुक्ला जी रोक एक सेकंड बताना चाहूंगा, पूरे देश में एक पश्चिम बंगाल है और दूसरा राज्य है केरल, जहां पर सबसे ज्यादा मतदान होता है। इसके अलावा कहीं भी 60% मतदान क्रॉस नहीं करता है। लेकिन आप सोचिए ना कि जब पश्चिम बंगाल में जब मतदान हुआ, बड़ा मतदान हुआ, लेकिन ममता जी की सरकार गई नहीं, वामपंथियों की सरकार जब गई थी तब भी वैसे ही मतदान हुआ था। लेकिन दोनों मतदानों में अगर आप चुनाव में घूमेंगे सड़क पर तो अंदाज लगता है कि आखिर ये इस बार क्या अंदाज लग रहा है? परिवर्तन की बयार है, ये परिवर्तन की बयार है। वजह अगर सत्ता को बनाए रखने वाली जमात सरकार के मंत्रियों पर गोबर नहीं फेंकती, वो भी डिप्टी सीएम,
सरकार के विधायकों को दौड़ा नहीं लेती है, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करती। अगर उनको नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिल रही है तो चुपचाप इंतजार करते रहते हैं, वो शोर शराबा नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ समय के लिए खराब हो गई तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नहीं लगाते। ये सब चीजें दिखाई पड़ी और चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाता शांत रहा। इसलिए बार बार कहा जाता रहा बड़ी टफ लड़ाई है, बार बार कहा जाता रहा कि मतदाता मौन है, पता नहीं किसके साथ जाएगा। और सभी लोग जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने अपने आंकड़े दे रहे थे कि इतनी जातियां इनके साथ, इतनी जातियां उनके साथ, ये आगे ये पीछे, ये ऐसा और वैसा, इस तरह की बात हो रही थी। एक चीज कॉमन थी जिसको जिसका असर पूरे राज्य में पड़ा, वह है युवाओं की नाराजगी। और युवा मुखर है। महिलाएं जो नीतीश कुमार जी के बारे में बात की जा रही हैं, वो ठीक है, महिलाएं सड़क पर खड़े होकर के माहौल नहीं बनाती, गई वोट दी। लेकिन अगर उनके घर में विद्रोह की स्थिति है, उनका अपना बेटा, उनका ग्रैंडसन अगर नौकरी को लेकर के आंदोलित है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाए हुए है, तो महिला सत्तारूढ़ दल के साथ कैसे जा सकती है और क्यों जाएगी? आज आप पढ़िए, आज टेलीग्राफ में एक फर्स्ट लीड छापी है अखबार में, पहली लीड है वो, इसी वोटिंग पैटर्न के ऊपर जेपी यादव की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि किस तरह का विमर्श पूरे बिहार में चल रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि 10,000 रुपया मिला और उस रुपए से हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। उसी घर में मौजूद जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि इस 10,000 रुपया तुमको मिलेगा क्या? अगर नौकरी नहीं है तो क्या पा जाओगे, क्या कर लोगे? और यह दोनों के बीच का संवाद उन्होंने कई जिलों, कई स्थानों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। और अंततः वो महिलाएं उन बच्चों से प्रभावित होती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, रोजी रोजगार जरूरी है। यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे थे, वह आए थे छठ के अवसर पर गांव अपने, और इलेक्शन के लिए वो रुके हुए हैं। उनके मन में भी नाराजगी है कि अगर हमारे पास रोजी रोजगार होता, औद्योगिक इकाइयां होती, तो हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। कोई व्यक्ति, नीतीश कुमार को लेकर के भी एक अलग तरह का इकोसिस्टम काम करता है। किस तरह का मुख्यमंत्री भाई? 20 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, उसने अपने राज्य में कौन सी तब्दीली ला दी? मैं शुरू के 10 साल इनके बहुत अच्छे थे, ठीक है, आपने लड़कियों को स्कूल भेजा, बहुत स्वागत योग्य कदम था वो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आपने ठीक किया, प्राइमरी स्कूलों को आपने ठीक किया। उसके बाद क्या? उसके बाद हायर एजुकेशन कुछ नहीं होता है क्या? पढ़ करके जो बच्चे निकल रहे हैं उनकी नौकरी रोजगार की बात नहीं होती है। आप अर्थव्यवस्था उस राज्य की कुछ नहीं होती है, औद्योगिक विकास कुछ नहीं होता है। जिन बातों को नीतीश कुमार कहा करते थे कि करप्शन माने भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, आज कुछ बचा है क्या? आज नीतीश कुमार को, अनंत सिंह को भी टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं है। अनंत सिंह उनकी पार्टी का सबसे खास है। खास है। उनकी सरकार के मंत्री, उनकी पार्टी के मंत्री जो केंद्र में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि लोगों को वोट देने के लिए मत करिए, और नीतीश कुमार चुप है। भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने आरजेडी से अपने संबंध तोड़ दिए थे 2015 की सत्ता के बाद, 2017 के आसपास। और आज उन्हीं के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उनका प्रचार करने जा रहे हैं वो। आज मंगल पांडे के खिलाफ आरोप लगा, क्या किया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, पूर्व अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उनके खिलाफ आरोप लगे, क्या किया? एक नैरेटिव बाकायदे बना करके नीतीश कुमार को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे पूरी जनता उनके पीछे पागल है। हाँ। अगर शराबबंदी इतना ही महत्वपूर्ण था तो नीतीश कुमार जी के किसी भाषण में शराबबंदी का उल्लेख मुझे बता दीजिए आप, किसी जिले में। शराबबंदी बिल्कुल कारगर हो सकती है, स्वागत योग्य कदम है, वो तारीफ की जानी चाहिए, बशर्ते वो लागू हो। शराबबंदी के नाम पर आप पुलिस राज कायम कर देंगे तो लोग उसे संतुष्ट होने वाले नहीं है। लाखों की संख्या में मुकदमे दर्ज है, 2-4 मुकदमे नहीं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जेल में है। लोगों को, अपने परिवार के लोगों को जमानत कराने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, उनसे पूछिए जिनके ऊपर ये बीती है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो चुनाव है, इसमें युवाओं की नाराजगी बहुत बहुत मायने रखती है। युवाओं की नाराजगी, जी, युवाओं की नाराजगी, इस नाराजगी ने महिला वर्ग के लोगों को भी, महिलाओं के समूह को भी प्रभावित किया है।
और ये युवा हर राज्य के हर क्षेत्र में, हर सामाजिक वर्ग में और हर आयु वर्ग के लोग, मतलब युवाओं का जो आयु वर्ग है उसमें उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है और सरकार से नाराजगी दर्ज की है। युवाओं की भी लाइनें छोटी मोटी नहीं लगी हैं। कोई भी विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए आप, बड़े पैमाने पर वोट देने के लिए निकले हैं और सरकार के खिलाफ बाकायदे प्रतिरोध दर्ज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मेरा अपना मानना है कि यह बढ़ा हुआ मतदान निश्चित रूप से परिवर्तन का एक संदेश है। परिवर्तन का संदेश है ये जो बढ़ा हुआ मतदान है। सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि परिवर्तन का ये संकेत है। और युवा जो महिलाएं हैं, जो जीविका दीदियां हैं, जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने उनके खाते में भेजे हैं, वह वोट तो देना चाहती हैं लेकिन अपने बच्चों के आगे वो झुक गई हैं कि 10,000 से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरी चाहिए। मैं अवनीश जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि बिहार का जो पहले चरण का मतदान हुआ है, जिसमें करीब 8-8.5% के आसपास की जो बढ़ोतरी हुई है, क्या यही दूसरे चरण में कायम रहेगा या कोई परिवर्तन की उम्मीद नजर आती है? वैसे सामान्यतः ऐसा होता है। नहीं, देखिए, मैं अगर इस ट्रेंड को देखूं तो मैं आपको 100% ये बात कह सकता हूं कि आंकड़ा कम से कम 3% और बढ़ेगा। यानी दूसरे चरण में अगर आज 64 या 64 कुछ फीसदी जो है मतदान हुआ है, 6% तो आप ये मान के चलिए कि ये करीब 66-67% तक गिरी हालत में दूसरे फेज में जाएगा। क्योंकि जिन सीटों पर अब चुनाव होने हैं उनमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत लोकसभा के चुनाव में भी ज्यादा था अपेक्षाकृत इन सीटों के। तो उस तुलना में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर मतदाता जो है वो ज्यादा संख्या में आएंगे। दूसरी बात अब आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होने जा रहा है या इसका ट्रेंड क्या मिल रहा है। देखिए, बिहार में पॉलिटिकल जागरूकता पहले से रही है, ये सब जानते हैं। 1951-52 के भी चुनाव में यूपी में 38% वोट पड़ा था, तब भी बिहार में 42% वोट पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा राजनीतिक जागरूकता बिहार के लोगों के अंदर है और मतदान के प्रति। अब वो मतदान कैसे होता था, किस तरीके से होता था, अभी उस पर बात करने की आवश्यकता शायद नहीं है। कि उसमें तब भी होता था कि सामंती बहुत सारे वोट डलवाते थे, बल्क में जो है फर्जी वोटिंग होती थी, बूथ कब्जा कर लिया जाता था। ये तो कल भी हुआ, नाव नहीं चलने दी गई। हम वही बात कर रहे हैं, मतलब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस करने के लिए उसमें है। लेकिन तब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि बिहार तब बड़ा था, यानी तब बिहार और झारखंड मिल करके एक राज्य हुआ करता। तो उस व्यापकता के साथ भी आपको सोचना पड़ेगा कि उसका साइज भी बड़ा था, कोई आज की तरह से सीमित नहीं था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो बात जैसे सुनील जी ने कही कि जो मुद्दे नीतीश कुमार के लिए थे, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर, खुद नीतीश कुमार ने उन मुद्दों को कुंद कर दिया अपनी राजनीति से। दरअसल सच ये है कि पिछले 3-3.5 दशक में बिहार के अंदर एक ही मुद्दा रहा है और वो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार नहीं। लालू को रखना है या लालू को हटाना है, यही बिहार का मुद्दा तब भी था, आज तक है। आज भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री क्या कह रहे हैं या नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, वो एक बार भी ये कह पा रहे हैं कि हमने आपको ये दिया, हमने आपके लिए ये किया? वो बस ये कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, 2005 से पहले कुछ था। 2005 से पहले वो केंद्र में मंत्री हो चुके थे, 2005 से पहले वो कई बार सांसद हो चुके थे। तो अब खैर, तो वो जो बात है ना कि आप हुआ था कुछ नहीं हुआ था, तो लालू को रखना है या लालू को हटाना है, इसी बात पर बिहार की जनता ने पिछले 3 दशक से वोट किया है। अब जब 2015 के चुनाव से थोड़ा धीरे धीरे अप्रासंगिक हुए लालू प्रसाद यादव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, तब धीरे धीरे उनका असर कम हुआ। तो अब मुद्दा क्या मिलेगा? तो अब मुद्दा हुआ, इसी मुद्दे के लिए तेजस्वी यादव ट्रैप में आया, तेजस्वी यादव को के खिलाफ मुकदमे हुए, भ्रष्टाचार से लिंकअप किया गया तेजस्वी यादव को भी, ताकि कोई ऐसा मौका मिले, चाहे अदालत के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, तो तेजस्वी को ट्रैप किया जा सके। अब प्रॉब्लम यह है कि तेजस्वी यादव के साथ सबको पता है कि जो मुकदमा भी दर्ज है, उस मुकदमे में एक लेवल पर जाने के बाद उसमें तेजस्वी को रिलीफ मिल जाएगी, और उसकी वजह है कि वो उनके बालिग उम्र के मुकदमे नहीं। तो ये बात सबको, आपको ये क्या लग रहा है कि ये जो इलेक्शन कल जो मतदान हुआ है पहले चरण का, वो किस दिशा में जा रहा है? देखिए, दिशा बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिशा, मैं आपको कल भी ये बात कह रहा था कि जो भी मेरी टीम के लड़के जो है बिहार के अंदर लगातार काम कर रहे थे, जिन भी जगहों पर गए थे, लगभग 70% से ज्यादा
रिपोर्ट्स जो मेरे पास आई, उन रिपोर्ट्स में जो रुझान था वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ता था कि सरकार को बदलना है। अब मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये बात अब आप कहेंगे कि और भी जगहों पर दिखाई पड़ी, पर वो मूर्त रूप नहीं लिया, वो चीज हुई नहीं, नंबर्स नहीं आए, सीटों में तब्दीली। मैं एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट की बात नहीं करता हूं जहां 2000, 3000, 5000 से करीब 20-25 सीटें ऐसी हैं जहां 1000, 2000, 3000 से चीजें तय होंगी, और ये लड़ाई उतनी ही क्लोज है जितनी 2020 में थी। और आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, और शायद विपक्ष भी इस बात को नहीं हाईलाइट कर पा रहा है। 2020 का अगर आपको चुनाव याद हो, रोजगार एक मुद्दा तो था, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो था वो नीतीश कुमार की अकर्मण्यता थी कोविड के दौरान। नीतीश कुमार कोविड के दौरान अपने बंगले से बाहर तक नहीं निकले थे। किसी एक अस्पताल, किसी एक व्यक्ति को वो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए देखने तक नहीं गया था। सड़कों पर बिहारी महाराष्ट्र, केरल से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, पंजाब से लेकर के पैदल चलते हुए अपने घरों को पहुंच रहे थे, पर नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी किसी केंद्र के मंत्री को नहीं लिखी कि आप मेरे लोगों को पहुंचाने के लिए बस दे दिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया था, चाहे जिस भी तरीके से किया था, ठीक है उसमें राजनीति हुई, प्रियंका गांधी की बसें नहीं आने दी गई, लेकिन इंतजाम हुआ था। मुख्यमंत्री खुद अस्पतालों में, इलाकों में जा रहे थे, सरकार दिख रही थी कोविड के प्रबंधन की, लेकिन बिहार में वो नहीं दिखा था। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया, अपने लोगों को एक्सेप्ट कर लो, लाने तक से मना कर दिया। कई राज्यों के लोगों को लाने के लिए राज्य की परिवहन निगम की बसें भेजी गई, और उन राज्यों ने अपने नागरिकों को अपने इलाकों में बुलाया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया गया, और बिहार के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल इस मामले में लापरवाही बरती। खैर, तो ये एक मुद्दा है जो कहा जा रहा है महिला सुरक्षा और महिला वोटर को लेकर के। देखिए, एक पैटर्न बहुत साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, वो दिखाई पड़ रहा है, वो ये है कि या तो वोट तीर पर, और नहीं तो फिर वो कमल पर नहीं पड़ना है। ये स्ट्रेटेजी कुर्मी कोयरी वोटर, जो ईबीसी वोटर, तो नीतीश कुमार का जो जातीय वोट है वो या तो नीतीश कुमार को देगा, नहीं तो आरजेडी की तरफ जाएगा। मैं आपके पास लौटता हूं ओंकारेश्वर जी। मैं डिबेट को थोड़ा सा अलग, चूंकि बिहार में हम दो लोगों की तो चर्चा करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक तरीके से मैं कहूंगा कि अवेयरनेस पैदा करने में जो बड़ा योगदान रहा है जन स्वराज पार्टी का, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी का। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक लोगों के भीतर एक जागरूकता पैदा की कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को जब उन्होंने उठाया, और डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या वोट उनको मिल रहा है जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? आप अनम्यूट कर दिए प्लीज। मैं इस सवाल पे आता हूँ, एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं सुनील जी की बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसमें शायद मेरी तरफ से जो भी कहा गया वो उसमें स्पष्टता नहीं थी। नहीं सर, मैं आपके बारे में नहीं कहा हूँ, आप उसको अपने बदलिए। नहीं, मैं वो शराबबंदी वाले मसले पे मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। शराब, लेकिन मेरी टिप्पणी आपके ऊपर नहीं थी। नहीं, आप मेरे ऊपर नहीं, बात तो साफ होनी चाहिए ना कि क्या है वो। शराबबंदी को लेके एक वर्ग में, महिलाओं के एक वर्ग में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये फीलिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि ये भाजपा और एनडीए मध्य प्रदेश में तो बड़े बड़े बैनर लगा के शराब बेच रहे हैं, बड़े बड़े। मैं अभी गया था भोपाल और मैं दंग रह गया कि कैसे बड़े बड़े, और मुख्य चौकों पर, जो कि कई जगह अलाउड नहीं है कि आप मुख्य सड़क पे, और वो बना दिया गया कानून कि आप 500 मीटर अलग रहेंगे और गली में रहेंगे या कहीं रहेंगे, बड़ी मेन सड़कों पे ऐसे बिक रहा है। गिफ्ट सिटी में आप शराब बेच रहे हैं जहां गुजरात में बैन है, और यहां पर आप ये कर रहे हैं कि, तो ये जो है ना वो थोड़ा एक अलग विषय है। दूसरा जो इन्होंने बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुशासन बाबू का जो चस्पा किया गया था या चस्पा हुआ था शुरुआत के फर्स्ट रिजीम में, ठीक था, उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाए, कुछ किए, स्पीडी ट्रायल शुरू किया गया, क्योंकि 2005-6 के आसपास में पटना में था वहां से, तो वो मैंने सब नजदीक से देखा हुआ था। उस समय भी हम लोग जब चीजें उठाते थे कि जमीन पे क्या है और भीतर क्या है, तो समझ में आता था कि भीतर कुछ नहीं है, ऊपर बहुत कुछ है। वो टूटा कैसे है? ना तो अब स्पीडी ट्रायल हो रहे हैं, उस समय की तुलना में
3 गुना 1.5 गुना जो है वो केसेस बढ़ गए हैं, वो पेंडिंग है और उस पे वो नहीं हो रहा है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 100% से लेके 150 और 200% तक बढ़ा है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। तो आप जो जंगल राज कहते थे वो जंगल अब तो दिखाई दे रहा है, दुलारचंद यादव की हत्या हो या फिर पटना में हॉस्पिटल में घुस के हत्याएं हो, तो ये आपका नैरेटिव खत्म हो गया। जो विकास का नैरेटिव था वो हंड्रेड्स ऑफ पुल बहे हैं पिछले 20 सालों में, 100 के करीब करीब पुल बहे हैं, एक दो नहीं। और माना जाता है कि 80,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें जो है घपला हुआ है। अब वहां यह पार्टी क्यों नहीं कहती कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अगर वेस्ट बंगाल में पुल गिर जाए तो आप कहेंगे एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और यहां एक्ट ऑफ गॉड हो गया। और ये करप्शन नहीं है। 70,000 करोड़ का यूसी मांग रहा है अगर सीएजी के माध्यम से कि इसका सर्टिफिकेट दीजिए, वो करप्शन नहीं है। और आखिरी बात, जो गुजरात के मामले में जो डेवलपमेंट और जो वादे किए गए हैं, जो बिहार को उसका हक एनडीए सरकार में मिलना चाहिए, एनडीए दिल्ली में भी, एनडीए पटना में भी, वो उसको उसका हक नहीं मिला है। ये सब कुछ आंकड़ों में मौजूद है। अब आपने सुराज की, जन सुराज की बात करी। देखिए, जन सुराज से जब शुरुआत में पार्टी आई तो लोगों को अपेक्षा हुई कि चलो एक थर्ड पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो फ्रेश उसकी बात करती है, करप्शन फ्री। देखिए, आजकल सभी दलों में लोग मान चुके हैं कि चलो भाई इधर भी है उधर भी है, कंपैरेटिव करें तो पहले वाला बेटर नजर आता है। इसलिए तो थर्ड पार्टी जब आती है तो आप अपेक्षा करते हैं कि अच्छा क्लीन होगी, टिकट ठीक से बांटेगी और मुद्दों पे साफ रहेगी। तो कुछ चीजें प्रशांत किशोर ने उठाई, और मे बी कि उनको पीछे से सपोर्ट कॉर्पोरेट या बीजेपी की बी टीम का रहा हो। उन्होंने खुद माना है कि उनको बी टीम माना जाता है, उन्होंने खुद माना है कि वो वोट कटवा पार्टी है। लेकिन जो उन्होंने वोट काटना था अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का, उन्होंने काटना शुरू कर दिया बीजेपी का अपना वोट। अटैक जो किया है वो इतना मैसिव अटैक कर दिया कि सम्राट चौधरी का, चाहे वो उनका मर्डर का केस हो, चाहे उनकी डिग्री का केस हो, 200 करोड़ के आरोप जो है बीजेपी के लीडर्स पे हो, और करप्शन के आरोप हैं, ये इतना ज्यादा हो गए कि वो बीजेपी घबरा गई। इसीलिए बाद में जब ये खबरें आई ना कि उनसे कहा गया है कि कुछ सीट बिठा दिए गए, उनके लोगों को विड्रॉ कर दिया गया, तो भाई आप प्रेशर में क्यों आए? आप अलग किस्म की राजनीति करने आए हो तो आप लड़ते, लेकिन आप दबाव में आ रहे हो, आप बता रहे हो कि आप प्रभाव में आ रहे हो। इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो इंटरनली इन्होंने 10 मुद्दे 10 पॉइंट बनाए थे कि ये 10 पॉइंट है, इस पे जो हमारा कार्यकर्ता फिट बैठेगा उसको हम संभावित उम्मीदवार बनाएंगे, उसको टिकट देंगे। जो 9 पाले नंबर पे पहुंच गया, 8 नंबर पे पहुंच गया, उसको छोड़ के आपने चौथे पांचवें को पर दे दिया, तो इनकी पार्टी के भीतर से आरोप लगे कि टिकट इन्होंने बेच दिए हैं, और उसमें फिर वही किया है जो दूसरी कई पार्टियां करती हैं। इसलिए जो इनका बना था कि हाँ ये कुछ वो कर पाएंगे, अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ पाएगा, क्योंकि बिहार की अवेयर जनता को ये समझ में आ गया है कि ये 150 पार तो सवाल ही नहीं है पहुंचने का, और ये 10 से नीचे भी ये वोट काटने आए हैं। तो वोट काटने आए हैं तो आपको कितना वोट दिया जाए ये बिहार की जनता समझ रही है। जी, ये बिहार की जनता समझ रही है। मैं सुनील शुक्ला जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 65 लाख वोट कट हुए, जो मृतकों के वोट कट हुए, या जो दूसरी जगह वोट शिफ्ट हुए थे उसकी वजह से वोट कट हुए, तो जो 65 लाख वोट कट हुआ उसकी वजह से ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन है उतना ही जितना पहले पड़ा हुआ है। नहीं, इतना सरलीकरण नहीं किया जाना चाहिए कि ये जो पचा नहीं पा रहे हैं उनका ये तर्क है, जो लोगों के टर्नआउट को देख नहीं पा रहे हैं उनका यह तर्क है। ये मान लेता हूं मैं कि आपने जब अद्यतन कर दिया वोटर लिस्ट को, तो जो लोग थे जो दिवंगत हो गए थे, जो माइग्रेट कर गए थे, उनका नाम आपने काट लिया। तो भाई राकेश सिन्हा जी तो दोनों जगह वोटर हैं, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में भी मतदान किया है और बिहार में भी मतदान किया है, उनका तो नाम नहीं कटा। दोनों विधानसभा में किया है। इंटरेस्टिंग है, दोनों विधानसभा में किया है, दोनों विधानसभा में किया है। सवाल इस बात का है और लोगों के भी नाम आ रहे हैं।
मेंबर ऑफ और पार्लियामेंट सोशल मीडिया में 50 लोगों के नाम है। कन्हैया का नाम आया है, पर वो लोकसभा और विधानसभा का है। कन्हैया का नाम हाँ, भी आया है, लेकिन वो लोकसभा संजय और झा विधानसभा का शायद है, भाजपा के ही, उनका भी नाम आया, संजय झा कोई दिल्ली के प्रकोष्ठ के। तो तस्वीरें लोग दे रहे हैं, भाई तमाम दोनों पार्टी तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं, बाकायदे फोटो है उनकी। भाई हाँ। ये नया एक आह्वान है ना कि आप मतदान कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए, खट से मिल गया, लोगों ने मिलान कर दिया कि ये कौन है, किसी को तो तलाशने की भी जरूरत नहीं है। अब वही कर रहा हूं ना। और ये लोग लंबा लंबा भाषण देते हैं। भाई आपने दिल्ली में अपना नाम कटवा लिया, कब कटवाया आपने? ये कोई सार्वजनिक जानकारी है क्या इसकी किसी को? आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं ना, अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे। खैर, मान लेता हूं कि आपने काटा। दूसरी चीज है कि ये मान लीजिए कि वोट देने के लिए लोग निकले ना, जितने लोगों का नाम मतदाता सूची में है, आखिर 100 में से 65 आदमी वोट देने के लिए निकला कि नहीं निकला? तभी तो संख्या आपकी 65% के ऊपर जा रही है। तो आप इसका गणना करें कि साहब, अगर मान भी लिया जाए कि साहब उसको ठीक करने से हो गया, बिल्कुल सही है, लेकिन जितनी संख्या है उतना लोग वोट देने नहीं जाएगा तो कैसे ऐसे गणित निकाल देंगे आप? ये लोगों का उत्साह है और ये सही है, और ये SIR का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। नहीं आज आपने मैंने आप सोचिए ना कि एक दृष्टांत नहीं मिलना चाहिए था। राकेश सिन्हा का एक दृष्टांत नहीं मिलना चाहिए था कि जिनका नाम 2 जगहों पे है। आपको ऐसे नाम नहीं मिलने, ऐसे लोगों की संख्या नहीं मिलनी चाहिए थी जो मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए गए और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं मिलना चाहिए था कि लोग मतदान करने के लिए गए। पर्चियां थी, ऐसे भी लोग मिले जिनको पर्चियां भी BLO ने पर्चियां मिली हुई थी और वो वोटर लिस्ट फाइनल में नहीं जाकर के नाम वोट नहीं डाल पाए, या उनसे कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है। इसकी SIR का समर्थन करने वाले लोग इसकी बात कर लेना कम से कम। ये लोग वोट देने के लिए निकले हैं, बड़े पैमाने पर निकले हैं। देखिए, जन स्वराज की जो आप बात कर रहे थे, देखिए जन स्वराज ने एक माहौल बनाया, किनके लिए? सोशल मीडिया देखने वालों के लिए। ग्राउंड पे स्थिति वो नहीं है। आप देखिए कि जो भी एक राजनीतिक दल है, मैंने चाहे NDA हो चाहे महागठबंधन हो, इसकी अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी है, इसके मतदाता वर्ग है। इन्होंने सालों साल लग करके अपना समूह तैयार किया है। जन स्वराज को बिल्कुल इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने तमाम मुद्दे खड़े किए, लेकिन उन मुद्दों के साथ उनके साथ मतदाता जुड़ गया, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, इनके ऊपर शुरू से आरोप लगता रहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। वजह मानिए आप, जब ये आए 3 साल पहले, तो इन्होंने टारगेट किया तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के जंगल राज को। 9 फेल इन्होंने तेजस्वी यादव को कहा और लालू राबड़ी की सरकार को जंगल राज का, और खूब सड़कों पे चले गए। चुनाव के 2 महीने पहले इन्होंने अपना एंगल बदला और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमलावर होने लगे। सम्राट चौधरी पे हमला किया, दिलीप जायसवाल पे किया, संजय जायसवाल पे किया, मंगल पांडे पे किया, तमाम नेताओं के ऊपर इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। क्यों किए? भाई आप तो एक जंगल राज के खिलाफ सुशासन की बात करने आए थे, और आप कहते भी थे कि कम से कम नीतीश कुमार जी को कोई आरोप नहीं है, तो आपने बीजेपी पे टारगेट करना शुरू क्यों किया? बीजेपी इसका सीधा सा कारण है कि बीजेपी से नाराज मतदाता कंसोलिडेट होकर के, एकत्रित होकर के महागठबंधन में न जाए। महागठबंधन में बहुत सही बात आपने कही। शुक्ला जी, मैं अंतिम सवाल लूंगा उनीस विद्यार्थी जी से। उनीस जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वही जन स्वराज वाला सवाल, कि जन स्वराज जिस तरीके से पब्लिक के बीच पैठ बनाया, एक तरीके से प्रशांत किशोर ने, ऐसा लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर की ही पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है, RJD वहां पर दबी हुई है। लेकिन क्या वोट में कन्वर्जन हो रहा है? हालांकि आज एक वीडियो भी जारी किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, जिसमें ये कहा गया, ये वोट का जो डिक्रीजन, चूंकि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने एक समझाया इसको कि जो है 8.5 से 8.5% वोट का इंक्रीज हुआ है, वो जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा, वो बीजेपी से हटा है और जन स्वराज की तरफ गया है। देखिए, उनकी 2 बातों से उनको काउंटर मिलता है। एक बात तो ये कि जब वो शुरुआत में आए थे, 3 साल की उनकी पूरी पदयात्रा और तमाम सारे आयोजन कार्यक्रम, उनकी रैलियों में भीड़,
एक्चुअली तमाम सारी जतन जो है उन्होंने बिहार में जो बात सही कही सुनील जी ने और ओंकारेश्वर जी ने, कि जो है एक माहौल बना करके वो जो एंटी गवर्नमेंट वोट था उसको दिशा देने की, और जेन जेड को भी एक जो है वो दिशा देने की कोशिश की गई कि वो सब बजाय इसके कि गठबंधन की तरफ या उस सिस्टम की तरफ जाए जो बिहार को मतलब एनडीए के खिलाफ खड़ा कर सकता है, उससे हटके वो चला जाए प्रशांत किशोर की तरफ, और वहां पर जो है वो एक जब फोर्स बनेगी तो वो डिवाइड हो जाएगा और फिर एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की सरकार जो है वो बनाने में उनको आसानी होगी, कुछ कमी होगी तो वो भी मदद वहां से ली जा सकती है। और ये अलाइनमेंट जो है वो बहुत स्पष्ट अब दिखाई पड़ता, तब नहीं दिखाई पड़ रहा था उतना स्पष्ट, लेकिन अब बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है। मतलब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ जी, बिल्कुल। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो फिर ये तय हुआ कि जब सूची आएगी तब पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि जब लिस्ट आएगी तो उसमें जिस जाति धर्म के व्यक्ति को जो है महागठबंधन टिकट दिया होगा, कमोवेश उसी तरीके का उन्होंने एक पॉलिटिकल पैटर्न बनाया होगा। लेकिन ये समझ में आया जो बात जो है सर कह रहे थे कि बिहार में क्या हुआ कि उससे लगा कि नुकसान हो जाएगा, तो फिर वो जो चयन किया गया वो अपेक्षाकृत बीजेपी की तरफ चले गए, बीजेपी पर हमलावर हो गए। वो हमलावर तो थे, वो हमलावर इसीलिए थे कि ताकि वो आपका गुस्सा अपने पास एब्जॉर्ब कर पाए। वो बात हम लोगों को भी लगता था कि यार तेजस्वी यादव ये बात नहीं कह रहा, ये बात प्रशांत किशोर कह रहे, क्या उनके पास कागज नहीं होगा और उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पर उनको भी पता है कि बिहार में आप मोटा मोटी समझिए कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही था। मैं वही फिर कह रहा हूं कि लालू को रखना है, लालू को हटाना है। अब तो लालू का पोस्टर से नाम ही गायब हो गया है। आप किसी का नाम गायब कर देने से भाई, आप नीतीश कुमार तो मोदी को बिहार में घुसने नहीं देना चाहते थे, इतने अड़ गए थे कि मतलब एनडीए छोड़ दिया उन्होंने। तो वो इसलिए उनका नाम बार बार लेते हैं ना कि आपके घोटाले पे चर्चा ना हो जाए, आपके घोटाले पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए लालू को आइकॉन बनाए रखिए। लालू के किसी अच्छे काम को मत बताइए कि रेलवे में थे तो 80,000 करोड़ का फायदा कैसे हो गया और आप रेलवे चला रहे हैं अभी तक तो घाटा क्यों हो रहा है। वो आपके ऊपर ना आए इसलिए उनको आइकॉन बनाए रखिए, एक फिगर बनाए रखिए। ये है असली चाल कि आप कहीं ना सृजन घोटाला खोल दें, आप जो बाकी के सारे घोटाले जो एक बार बीच में जब इनका गठबंधन टूटा था एनडीए से, जब अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं और प्रधानमंत्री उसका डीएनए ढूंढ रहे थे, आप याद करिए खुद प्रधानमंत्री ने सूची गिनाई है घोटालों की, वो गायब हो गए क्या वो सारे घोटाले जैसे ही वापस गठबंधन में आ गए सबका। जी यही जो पॉलिटिक्स का गेम है जिसको चर्चा जो है यही मैं रोक रहा हूं, क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो गया है। तो कल एक बार हम फिर इसी मुद्दे पर और इन्हीं मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे बिहार को लेकर के। ओंकारेश्वर पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश विद्यार्थी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा चाहता हूं कम बोलने का जिसको अवसर मिला। बिहार